मैं हूँ आयशा मसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अगर मुनासिब समझें तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आज बात करेंगे तारीख़ की ज़ालिम तरीन औरतें कौन सी थीं। सबसे पहले एक ऐसी ख़ातून का ज़िक्र करेंगे जिसके हुस्न व जमाल का चर्चा था, जिसकी मुस्कुराहट के बारे में आप सब जानते हैं और उसकी मुस्कुराहट पर एक ज़माना आशिक था और आशिक है। जिस पर इतनी दुनिया फ़िदा थी, उसके किरदार के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। उसका नाम है क्लियोपेट्रा। क्लियोपेट्रा का अगर आप असल किरदार देखें तो वो उस वक्त जूलियस सीज़र के करीब हुई या करीब होने की कोशिश शुरू की जब ख़ुद जूलियस सीज़र इक़्तिदार के करीब था। उसे पता था कि अब जूलियस सीज़र इक़्तिदार के उतने करीब पहुंच गया है कि ख़ुद क्लियोपेट्रा को बहुत फ़ायदा हो सकता है। अब जूलियस सीज़र के महल में दाखिल होना और उसके करीब होना या उसके कमरे तक पहुंचना क्लियोपेट्रा के लिए आसान बात नहीं थी। उसके लिए उसने एक तरकीब की। उसने एक ग़ुलाम को देखा जिसके पास एग्रीमेंट था कि वो उस महल में कालीन लेके जा रहा था। सारी जो तज़ीन व आराइश हो रही थी तो उसमें वो कालीन लेके जा रहा था। उसने उस ग़ुलाम को कुछ पैसे वैसे दिए, उसको कुछ तोहफ़े दिए और उसे कहा कि तुम मेरा एक काम करो, और फिर उस कालीन वाले से कहा कि तुम ये एक कालीन खोल के बिछाओ, उसमें मुझे आप पैक करो। और उस कालीन में वो लेट गई। उस कालीन वाले से कहा इसमें पैक करके इसको सर पर, ज़ाहिर है उस ज़माना ऐसा था कि ग़ुलाम कालीन सर पर लेकर महल में लेके जा रहे थे। अब जूलियस सीज़र के कमरे में कैसे पहुँचे, तो उस ग़ुलाम ने कहा कि आप कुछ कालीन पसंद कर लें। तो जो वो लेके गया उसमें वो कालीन भी था जिसमें क्लियोपेट्रा लेटी हुई थी, और उस कालीन के ज़रिए वो बाकी कालीनों में जाके उसने रख दिया। अब वो कालीन खोलता जा रहा था, एक कालीन ऐसा खुला जिसमें से वो हसीना बरामद हुई, और उस हसीना के जूलियस सीज़र के सामने बरामद होने का जो नतीजा निकला वो सब ने देखा कि कुछ ही दिनों में वो मिस्र की मलका बन गई। अब एक इक़्तिदार तरफ आने की तरकीब का आप अंदाज़ा करें। दूसरा ये कहा जाता है कि उसने जो ये सफ़र तय किया, वो जो भी उसके रास्ते में आता था, उसके रास्ते की रुकावट बनता था, उसको हलाक कर देती थी। ये भी सुना गया और ये भी कहा गया, किताबों में लिखा हुआ है कि उसने अपने ख़ानदान के कई अफराद को ज़हर दे के मार दिया था। अब इस क्लियोपेट्रा का आप लोग हैरान होंगे कि अंजाम क्या हुआ। उसको एक सांप ने डस लिया और सांप के डसने से वो हलाक हो गई। वो हसीना जो दूसरों को जहर दे के मारा करती थी, कुदरत की तरफ से फ़ैसला देखें कि ख़ुद सांप के डसने से जहर के ज़रिए ही हलाक हुई। एक और ख़ातून का ज़िक्र करते हैं जो रोम के एक मुअज़्ज़ज़ ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती थी। मलका ल्यूबा उसका नाम था। वो उसके बारे में कहा जाता है कि वो अपने दुश्मनों को इतनी राजदारी से कत्ल कर देती थी। बहुत खूबसूरत थी, पैसा जमा करने का शौक़ था, और अपने दुश्मनों को इतने राजदारी से कत्ल करती थी कि जब वो इस दुनिया से गई तो बाद में उसे खूनी भेड़िया के नाम से लोगों ने याद किया। इंग्लिस्तान की क्योरा पर्ल एक ऐसी औरत थी जिसने एक मौसीकार घराने में जन्म लिया। अब बज़ाहिर तो एक मौसीकार घराने में या फ़नून या आर्ट से या सिंगिंग से ताल्लुक़ रखना बड़ा एक ख़ूबसूरत जज्बात के साथ जुड़ने का नाम है, लेकिन उस ख़ातून के अंदर दौलत जमा करने की हवस इतनी ज़्यादा थी कि उसने दौलत जमा की, इक़्तिदार की ख्वाहिश थी, और इस दौलत जमा करने में उसने बहुत सारे लोगों पर बहुत मज़ालिम ढाए। किताब में इसका नाम मौजूद है जिसमें दुनिया की ज़ालिम तरीन औरतों का ज़िक्र है। अब इस ख़ातून ने बहुत दौलत हासिल की और मुक़्तदर हल्के से बड़े करीब हुई, लेकिन फिर इतना ज़वाल आया कि जिस वक्त वो मर गई तो उसके कफ़न दफन के लिए चंदा जमा करके उसको आखिरी सफ़र पर रवाना किया गया। उसके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि कोई उसको कब्रिस्तान तक एहतराम के साथ पहुँचाता। तो वो जो आखिरी रसूमात थी वो लोगों ने, कुछ ने पैसे जमा किए और फिर उसको आखिरी रसूमात तक लेके जाया गया। अब आते हैं नाज़रीन सकूत गरनाता, जो कि
हमेशा हम सबको याद है और उसके वाक़यात हमें पता हैं। जब हम अमेरिका की बात करते हैं तो हम कोलंबस का ज़िक्र करते हैं, जिसने अमेरिका दरियाफ़्त किया। अमेरिका दरियाफ़्त करने जाने में कोलंबस के पीछे जिस खातून का नाम था, उसका नाम है मल्का इज़ाबेला। मल्का इज़ाबेला के बारे में अगर आप समझें तो आप फिर स्पेन की गलियों का और गरनाता के उस हाल और उस ज़वाल को सामने रखें कि जब गरनाता की गलियों में खून की होली खेली गई थी। अब मर्दों को पर भी मुसीबत आती है ऐसे मौके पर, लेकिन गरनाता की गलियों ने देखा था कि नीम बरहना औरतें खूनी दरिंदों से बचने के लिए गलियों में दर बदर छुपती फिरती थीं। और उस वक्त गरनाता में अफसोस की बात यह है कि अबू अब्दुल्ला मौजूद था, जिसके पास 35,000 की फ़ौज थी, लेकिन मल्का इज़ाबेला इतनी ज़ालिम थी कि उसको उन ख़वातीन पर ज़र्रा भर भी तरस नहीं आया। और अबू अब्दुल्ला के बारे में कहा जाता है कि वो ऐसा शख्स था कि उसने ज़हनी तौर पर शिकस्त तस्लीम कर ली हुई थी। ये भी एक बड़ा फिनोमेना है, या ये भी एक बड़ा रवैया है या अंदाज़ है कि जब ज़हनी तौर पर शिकस्त को तस्लीम कर लेता है तो फिर उसके आगे फतूहात की चीज़ें रुक जाती हैं। लेकिन गरनाता पर जो मज़ालिम हुए उसमें मल्का इज़ाबेला का नाम निकाला नहीं जा सकता, जो कि कोलंबस की दोस्त थी और कोलंबस की उसकी हर बात मानता और सुनता था। तो अमेरिका के दरियाफ़्त होने की हिस्ट्री में मल्का इज़ाबेला जैसी ज़ालिम खातून भी मौजूद है। जदीद ज़माने में हम अब आते हैं, ये तारीख़ के कुछ औराक थे जिन पर बात हुई। जदीद ज़माने में कंडोलेज़ा राइस आया करती थी अमेरिका से अफ़गानिस्तान के दिनों में, तो इतनी दुरुस्तगी और इतना उनका सख्त लहजा और चेहरे के तासरात ऐसे हुआ करते थे, जबकि अफ़गानिस्तान जंग में ज़ाहिर है कि कुछ तो गुनाहगार थे, लेकिन कुछ बहुत सारे बेगुनाह भी मर रहे थे और एक जंग की सूरत हाल थी। लेकिन उनका जो लहजा था वो एक ख़ातून होने की हैसियत से हैरत अंगेज़ था, जिस कदर सख्त लहजा उन्होंने इख्तियार किया हुआ था, चाहे वो चेहरे के तासरात थे या उनके बोलने का तरीका था। नाज़रीन, इसी तरह जब हम माजी करीब में जाते हैं तो बर्मा की सूची, आंग सांग सूची को याद करें। ये एक ऐसा किरदार है कि बर्मा के वो माहौल और वो गलियां याद करें कि जब खून की सचमुच की नदियां बह रही थीं। हम सब ने वो मंज़र देखे। वो जो खून की नदियां बह रही थीं, जुल्म की दास्तान रकम हो रही हुई, उसके पीछे एक औरत थी जो कि आंग सांग सूची जिसका नाम था, जिसको सब चेहरा भी इस वक्त याद होगा। जब ये आंग सांग के बारे में बात हम सुनते हैं तो ये वो खातून थी जिसने जमहूरी आज़ादी के लिए भी काम किया था, जिसने इंसानी हकूक़ पर भी काम किया था, जो जेल भी काट के आई थी। लेकिन इन सारी तकलीफ़ों को और इन सारे जो मूवमेंट उसने चलाई थी, उसका नतीजा ये निकला कि वो इतनी दुरुस्त हो गई थी और इतनी संगदिल हो गई थी कि वो अपने आप को मर्दों से ज़्यादा बहादुर साबित करने की नफ्सियात में चली गई थी। तो मर्दों से ज़्यादा जालिम साबित करके उसने उस वक्त दिखाया जब बर्मा में खून की नदियां बहाई गई थी। वो मंज़र काबिल बर्दाश्त नहीं था, आँखें देख नहीं सकती थी। अब और हम माजी करीब की तरफ बढ़ते हैं तो बांग्लादेश का इनकलाब आपको याद है। बांग्लादेश के इनकलाब में एक किरदार है हसीना वाजिद, जो वहाँ से निकलती है, जिसके ख़िलाफ़ इतने लोग निकले और जिस अंदाज़ में आजकल नेपाल में भी आप देख रहे हैं कि वज़ीरों वगैरह को भी मार पड़ी और वो दौलत की इतनी बुरी तकसीम सामने आई थी कि उमरा इतने ज़्यादा और अवाम पिस रही थी। तो नेपाल के किरदार इनकलाब से पहले आप बांग्लादेश का याद करें, इनकलाब के जिसमें एक ऐसा किरदार है हसीना वाजिद। हसीना वाजिद क्यों ज़ालिम ख़ातून के तौर पर हम उसका तज़किरा कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं कि उसने जमात इस्लामी के जो लोग कैद में थे, उसमें हसीना वाजिद ने 80-80 साल के बुज़ुर्गों को फांसी की सज़ाएं दी। अब अगर एक बुज़ुर्ग 80 साल का है और वो जेल में है, उसको फांसी ना भी दी जाए तो वो कितना अरसा ज़िंदा रह सकता था। लेकिन वो इतनी ज़्यादा ज़ालिम थी हसीना वाजिद कि उसने जमात इस्लामी के उन रहनुमाओं को जो कि इतनी बड़ी उम्र के थे और वो कुदरती मौत भी अगले चंद बरसों में उनकी फितरी मौत भी हो जाती, लेकिन इस जालिम औरत ने बारिश सफ़ेद दाढ़ियों वाले लोगों को फांसी घाट तक लेकर गई और फांसी उनको दिलवाई।
تو اس خاتون کا بھی انجام کیا ہوا؟ جب ہم بات کرتے ہیں تو آپ حسینہ واجد کا انجام بھی دیکھ لیں کہ جب بنگلہ دیش میں ہیلی کاپٹر سے اس کو لے کے گئے تو اس کو رہنے کا ٹھکانہ کہیں نہیں مل رہا تھا، کوئی ملک فوری طور پر اس کو رکھنے کو تیار نہیں تھا۔ ناظرین، جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو ہمارے سامنے پھر ایک بہت معصوم چہرہ آ جاتا ہے۔ نیک عورتیں کون سی ہوتی ہیں؟ ڈاکٹر روتھ فاؤ کو آپ دیکھیں، کتنی معصوم عورت جس نے ساری زندگی اپنی وقف کر دی خدمت کے لیے، اس نے شادی نہیں کی اور اینڈ میں وہ سرخ جوڑا پہن کے اس کو دفنایا گیا۔ اور پھر مدر ٹریسا جس کو ہم بھول نہیں سکتے، جس نے ساری عمر مریضوں کی خدمت کی اور جہاں بھی اسے نظر آتے تھے کوڑ کے مریض جن کے پاس کوئی نہیں جاتا تھا وہ ان کے پاس گئی۔ میں نے ان ظالم خواتین کے سامنے یہ والا حوالہ اس لیے دیا کہ میڈم روتھ فاؤ کو کسی اقتدار کی لالچ نہیں تھی، اسے کسی بھی دولت کی لالچ نہیں تھی۔ مدر ٹریسا کو کوئی اقتدار نہیں چاہیے تھا، اسے کسی دولت کی لالچ نہیں تھی۔ یہ اس سوچ سے اوپر کی لیول کی عورتیں تھیں۔ لیکن جتنی بھی ہم نے ذکر کیا کلیوپیٹرا سے لے کے حسینہ واجد تک، یہ اقتدار کی بھی لالچ رکھتی تھیں اور دولت کو بھی۔ تو کیا یہ سمجھا جائے کہ اقتدار اور دولت کا لالچ عورتوں کو ظالم بنا دیتا ہے؟ عائشہ مسعود کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔